इंडिया ने डिजिटलाइजेशन की तरफ एक कदम और बढ़ा लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपए को नवंबर 2022 में डिजिटल कर दिया और अभी इसकी पायलट टेस्टिंग भी चल रही है। भारत का मुख्य उद्देश्य रुपए को डिजिटलाइज करके इसको इंटरनेशनल बनाना है और भारत अपने लक्ष्य के काफी करीब है। सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है और ये रियल पैसों जैसा कैसे है, ई रूपी किस प्रकार यूपीआई से भिन्न है और रुपया कैसे इंटरनेशनल बनेगा, इसके क्या बेनिफिट होंगे और इसके सामने क्या चैलेंजेस हैं, इन सभी सवालों पे चर्चा करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशनल होता है। ई रूपी इंडिया की डिजिटल करेंसी है। इसको डिजिटल रूपी या सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं। जिस प्रकार फिजिकल मनी को आरबीआई कंट्रोल करता है, उसी प्रकार डिजिटल रूपी को भी आरबीआई ही कंट्रोल करेगा। ई रूपी एक कानूनी मुद्रा है जिसको कहीं भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में फीस भरने के लिए या शॉपिंग करने के लिए, या हम एक दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ई रूपी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। अभी के लिए ये फैसिलिटी कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए ही है जिनके पास आरबीआई या बैंक की तरफ से मैसेज आया है। आरबीआई ने मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ और दिल्ली जैसे बड़े शहरों को टेस्टिंग के लिए सिलेक्ट किया है। इस प्रोजेक्ट पर 8 महीने से ज्यादा की पायलट टेस्टिंग हो चुकी है। बहुत जल्द इसको पूरे इंडिया में लागू कर दिया जाएगा। डिटेल्स ऑफ ई रूपी। सपोज हमारे पास 10 रुपए का फिजिकल नोट है, तो उस पर क्या क्या मेंशन होता है? सबसे ऊपर आरबीआई लिखा होता है, आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, गांधी जी की फोटो होती है और लिखा होता है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ठीक उसी प्रकार डिजिटल नोट पे आरबीआई लिखा होने के साथ साथ आरबीआई गवर्नर के साइन होंगे और यही सेम लाइन इस पर भी लिखी होगी कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। हालांकि गांधी जी की फोटो को ऐड नहीं किया गया है, लेकिन इसमें नेशनल फ्लैग को ऐड किया गया है। फिजिकल नोट की तरह हर डिजिटल नोट का एक यूनिक नंबर होगा जिसके थ्रू आरबीआई उसको ट्रैक कर सकता है। अभी के लिए डिजिटल रूपी का यही स्ट्रक्चर है, हालांकि आने वाले टाइम में हो सकता है इसमें कुछ बदलाव कर दिए जाएं। अगर डिनोमिनेशन की बात की जाए तो रिटेल ई रूपी हमें देखने को मिलेगा 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए की फॉर्म में। ई रूपी यूपीआई से कैसे डिफरेंट है? गूगल पे, फोन पे, भीम पे, जितनी भी यूपीआई ऐप हैं, ये एक माध्यम है जिसके थ्रू आप सामने वाले को अमाउंट पे करते हैं और वो अमाउंट आपके बैंक से डिडक्ट हो जाती है। लेकिन डिजिटल रूपी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें सारा खेल ई वॉलेट का रहेगा। सेकेंडली, आप टोकन सेलेक्ट कर सकते हैं। रियल पैसे को हम नोट बोलते हैं, जबकि डिजिटल रुपए को टोकन बोला जाता है। You see, any UPI transaction involves the intermediation of the bank. So when I use a UPI app, message goes to my bank account gets debited, money gets transferred to the recipients, to the receiver's bank, his account gets credited and he gets a message in his mobile phone. In CBDC, just as paper currency, you draw 1,000 rupees, keep it in your purse, you go to a shop, you have to pay 500 rupees, you take out 500 rupees and pay. Here also, you will draw the digital currency and keep it in your wallet, which will be basically your mobile phone. And when you go and make a payment in a shop or to another individual, it will move from your wallet to his wallet. यूपीआई की मनी सेटलमेंट बैंक्स के बीच में 24 घंटे से लेकर 7 दिन तक का समय ले लेती है, लेकिन ई रूपी की सेटलमेंट रियल टाइम बेस्ड होगी। डिजिटल रूपी का पर्पज क्या है? 2021-22 में इंडियन गवर्नमेंट ने नोट्स को प्रिंट करने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सबसे बड़ा फायदा सरकार का रहेगा कि प्रिंटिंग के पैसे बचेंगे। सेकंड, डिजिटल करेंसी कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगी, क्योंकि 21वीं सदी में क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार विजिट जरूर करना। थर्ड, इससे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस और भी इजी हो जाएंगी। कैसे? इसका जवाब मैं वीडियो में आगे दूंगा। फोर्थ, डिजिटल रूपी को बिना बैंक अकाउंट के भी प्रोसेस किया जा सकता है, यानी कि इसके लिए सिर्फ आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना वॉलेट क्रिएट करना होगा। फिफ्थ, फिजिकल पैसे का गुम होने का, कटने, फटने का, धुलने का चांसेस रहता है। इसमें
वो रिस्क भी कवर हो जाएगा। आरबीआई क्लेम करती है कि डिजिटल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और सिक्योर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया अपने रुपए को इंटरनेशनल बनाना चाहता है और ई रूपी इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करेगा। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी क्या है? आम भाषा में अगर हम कहें तो इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह हर तरीके से इंडियन रुपीस का प्रयोग करना। आज भारत के साथ रूस ही नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जो रुपए में कारोबार करने के लिए तैयार हैं। भारतीय मुद्रा तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। अभी तक मॉरिशस और श्रीलंका के लिए विशेष पोस्टल खातों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। वहीं ताजिकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान भी रुपए में ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है उसकी पेमेंट यूएस डॉलर, येन, यूरो या ब्रिटिश पाउंड में होती है, जिसमें से मैक्सिमम पेमेंट यूएस डॉलर में की जाती है। सपोज हमने केन्या को चावल भेजा तो सबसे पहले केन्या अपनी करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेगा, फिर वो हमें भेजेगा, फिर हम यूएस डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रकार कन्वर्जन चार्जेस और ट्रांजैक्शन चार्जेस डबल पड़ते हैं। हम चाहते हैं कि यूएस डॉलर की मोनोपोली खत्म हो जाए और डायरेक्ट लेन देन इंडियन रुपीज में हो। रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण में इंडिया की प्रोग्रेस कहां तक पहुंची? भारत ने रुपए को इंटरनेशनल करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें से पहला और मुख्य कदम है सर्वा, यानी कि स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट SRVA। इंडियन बैंक्स विदेशी बैंक्स के साथ मिलकर ये स्पेशल अकाउंट्स खोलेंगे, जिसमें इनवॉइसिंग, एक्सचेंज रेट और सेटलमेंट सब इंडियन रुपी में होगा। और रसिया के 18 बैंकों ने इस प्रकार के अकाउंट खोल दिए। थाईलैंड, चाइना, रशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और गल्फ रीजन के लगभग 18 देशों को भारत ने मना लिया है रुपए में ट्रेड करने के लिए। और इस प्रोजेक्ट पर पायलट टेस्टिंग भी चल रही है, यानी कि लेन देन पैसे में शुरू किया गया है। इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के बीच बायलैटरल टाई अप हो गया है। दोनों देशों का एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंस सब लोकल करेंसी में होगा, यानी कि डॉलर को बाईपास कर दिया गया है। अगर पैसा इंटरनेशनल बनता है तो इंडिया को क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहला, विदेशी मुद्रा पर निर्भरता घटेगी और रेमिटेंस से कमीशन हटेगा। रेमिटेंस मतलब जितने भी इंडियंस बाहर जाके पैसा कमाते हैं और वो वापस इंडिया भेजते हैं तो उसको रेमिटेंस बोला जाता है। और उस प्रोसेस में कई प्रकार के चार्जेस लगते हैं, तो इंटरनेशनलाइजेशन से वो चार्जेस कम हो जाएंगे। भारत की ग्लोबल ट्रेड में हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। इसके अलावा इंडिया की फाइनेंशियल इंटीग्रेशन भी इंक्रीज होगी। विदेशी सैंक्शंस का प्रेशर है वो घट जाएगा, जिसकी वजह से कई बार हमें कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। पूरे प्रोसेस में चैलेंजेस क्या क्या हैं? 2016 में इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन किया और 2023 में 2000 रुपए का नोट बंद कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। शुक्रवार को जारी अपने बयान में आरबीआई ने कहा कि ये नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ अन्य देशों को भी ये भरोसा दिलवाना पड़ेगा कि इंडिया की करेंसी स्टेबल है और वो बार बार चेंज नहीं की जाएगी। सेकेंडली, जब रुपए को इंटरनेशनल किया जाएगा तो एक्सचेंज रेट अस्थिरता हाई हो जाती है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, जिसका डायरेक्ट असर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर पड़ेगा। थर्ड, बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को अवेयर करना पड़ेगा और रुपए में ट्रेड करने के बेनिफिट बताने होंगे और उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस रुपए में की जाए। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रुपए को डिजिटलाइजेशन करने का प्रोसेस एक सराहनीय कदम है। एक चीज ऐसी है जिसको सरकार अभी तक ट्रेस नहीं कर पाई और वो है कैश मूवमेंट। रुपए की डिजिटलाइजेशन के बाद अब ये चीज भी अंडर स्कैनर आ जाएगी। हालांकि आरबीआई ने बोला है कि छोटी ट्रांजैक्शंस को ट्रेस नहीं किया जाएगा, लेकिन कब स्टेटमेंट बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। आरबीआई का क्लेम है कि ई वॉलेट काफी सुरक्षित है, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा चले हुए हैं। ये तो टाइम ही बताएगा कि ई वॉलेट कितना सुरक्षित रहेगा। सभी देशों की डिपेंडेंसी डॉलर पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। डॉलर की मोनोपोली खत्म करना बहुत जरूरी है। यूक्रेन रसिया वॉर में रसिया के लगभग 600 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स जब्त हो गए, क्योंकि यूरोप, नेटो और यूएसए ने रसिया पर काफी प्रतिबंध लगा दी।
अगर रिजर्व्ड अमाउंट किसी और फॉर्म में होती तो शायद रसिया का इतना नुकसान ना होता। इंटरनेशनल विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए की हिस्सेदारी काफी कम है, ये लगभग 1.6% है। तो इस हिसाब से इंटरनेशनल बनने तक का सफर काफी दूर तक का है। अगर हमारा रुपया इंटरनेशनल बनता है तो इंडिया का कद जियोपॉलिटिक्स में और भी बढ़ जाएगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।